बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग आज सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। राइट, चैप्टर नंबर 17 इस चैप्टर का टाइटल है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ये चैप्टर नंबर 17 का जो है ये टाइटल है। सबसे पहले देखिएगा कि इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से इंक्लूड हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जिसे आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला टॉपिक आपके पास है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आपके पास है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसके बाद जो टॉपिक आपके पास है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर जो अगला टॉपिक है वो है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। उसके बाद टॉपिक आपके पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं टोटल 20 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये तो पूरा चैप्टर है जो सिलेबस में मौजूद है। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपका सिलेबस कंडेंस किया गया है। कंडेंस होने के बाद अब जो आपका सिलेबस है वो जरा हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंडेंस होने के बाद ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है और इसे निकाल दिया गया है, यानी ये सब अब इंक्लूड नहीं है। इन 20 न्यूमेरिकल में से अब जो न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं वो न्यूमेरिकल्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 19 और 20, यानी ये न्यूमेरिकल्स अब आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब जरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जरा इंट्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर से पेपर में एवरी ईयर, हर साल इस चैप्टर से पेपर में तकरीबन 15 से 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। और आपके ईयर भी यही एक्सपेक्टेड है
इन तमाम टॉपिक में से जो टॉपिक्स आपके ईयर के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, उसमें नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है और ये नंबर 4 पर मौजूद है। इनमें से कोई भी एक टॉपिक सेक्शन सी में तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा सेक्शन बी में भी कुछ पूछा जा सकता है। इन न्यूमेरिकल में से जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10, बस ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक भी आ सकता है और इसको कवर करने के लिए आपको असाइनमेंट यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर में क्या कुछ मौजूद है और अब आपको किस चीज की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि पहले टॉपिक को पढ़ने के लिए चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, जरा समझिएगा। देखिए, फिजिक्स की इब्तिदा तो तब हो गई जब यूनिवर्स बना, क्योंकि मैटर तब बना। मैटर था तो एनर्जी थी, एनर्जी थी इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन था तो फिजिक्स था। लेकिन फिजिक्स जो सही मानों में हमारी लाइफ में पेनिट्रेट हुआ, वो हुआ 17th सेंचुरी के बाद। स्टूडेंट्स, 1700 से लेकर 1891 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में फिजिक्स में जो भी रिसर्च, इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई, उस फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं। और इसका फाउंडर न्यूटन और मैक्सवेल को कहा जाता है। न्यूटन एंड मैक्सवेल को कहा जाता है। इसके बाद 1891 से लेकर फिलहाल ये 5th जनरेशन कंटिन्यू है। 1891 से लेकर अब तक फिजिक्स में जो भी रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरी हुई, उस फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इस फिजिक्स का जो फाउंडर है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये दोनों फिजिक्स की जनरेशन में ब्रेकअप क्यों आया? ये दोनों जनरेशन टूटी क्यों है? पहले जरा इस पे 1-2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स कि इस वक्त आपकी एज, उम्र 15 ईयर्स है या 18 ईयर्स है, 18 साल के इस वक्त आप हैं। आज से 20 साल के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैंने आपसे पूछा, बेटा इस वक्त आपकी एज कितनी है? ध्यान पे रखिएगा, इस वक्त आप 18 साल के हैं और आज से 20 साल के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी 20 साल के बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा इस वक्त आपकी एज कितनी है? आपने उस वक्त बड़े प्यार से मुझसे कहा कि सर मैं तो अभी भी 18 साल का हूं। क्या यह मुमकिन है? According to classical physics, yes,
इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि आज आप 18 साल के हैं तो आज से 20 साल के बाद भी 18 साल के ही होंगे, ये मुमकिन नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉडर्न इन क्वांटम फिजिक्स, यस इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। इस एग्जाम्पल में आपका वोट इसकी तरफ होगा कि शायद ये सही है और ये गलत है। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने पूछा इस वक्त आपका मास कितना है? आपने कहा कि सर इस वक्त मेरा मास जो है वो 60 केजी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको 10 मिनट दिए, आप 100 केजी करके दो। आप बोलोगे सर ये कैसे मुमकिन है? नहीं है मुमकिन? यस, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, यस इट इज नॉट पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, यस इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। इन दोनों एग्जाम्पल में आपको लग रहा है कि ये सही है, ये गलत है, पर रियलिटी ये है कि ये सही है, ये गलत है। कैसे सही है, कैसे गलत है, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जो टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट थे, इसलिए यहां से फिजिक्स में ब्रेकअप आया, राइट? मेन सेगमेंट पे हम बाद में आएंगे, पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसका समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या था, राइट? इब्तिदा कैसे हुई वो हम बाद में देखते हैं। गौर से सुनिएगा, एक वर्ड और क्लियर कीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, जब भी कोई फिनोमेना, कोई चीज, कोई सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं तो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन भी की जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने कहा आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, तो मतलब मेरे इस मेमोरी में अच्छे परसेंटेज की एक वैल्यू होगी, अच्छे परसेंटेज की एक वैल्यू होगी, जिसको बेस बनाकर, रेफरेंस बनाकर मैंने डिसाइड किया कि आपका रिजल्ट अच्छा है। फर्स्ट कीजिए, मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कराची सी लेवल से ऊपर है नीचे है? आप कहेंगे सर नीचे है। आप आंसर कुछ भी आप मुझे दे दें, आपने आंसर दिया नीचे है, कैसे कहा नीचे है? इसका मतलब एक स्टैंडर्ड सी लेवल होगा जिसको रेफरेंस बनाकर आपने डिसाइड किया कि कराची सी लेवल से नीचे है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जब आप किसी पॉइंट बॉडी की पोजीशंस को डिफाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये 3D है, अगर एक बॉडी यहां पर एग्जिस्ट करता है तो आप इस बॉडी की पोजीशन विथ रेफरेंस टू ओरिजिन डिस्कस करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्कस करते हो। अगर ये ओरिजिन कहीं और शिफ्ट हो जाए तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिन ये है तो x की वैल्यू ये है, और अगर ओरिजिन ये है तो x की वैल्यू ये है। लाइफ में कोई भी फिनोमेना आप स्टडी करें, रेफरेंस एक्सिस तो होगा, एक स्टैंडर्ड कंडीशन तो होगी जिसको बेस बनाकर आप रिजल्ट ड्राइव करते हो। अगर मैं आपसे कहूं यार आपकी हाइट कम है, तो मतलब मेरे इस मेमोरी में नॉर्मल हाइट की एक वैल्यू है जिसे कंपेयर करके मैंने डिसाइड किया आपकी हाइट कम है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे कंपेयर करते हो, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग कहते हैं
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो स्टैंडर्ड कंडीशन जिसके बेसिस पर कोई रिजल्ट ड्राइव होता है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की है। नंबर एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर टू, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये दोनों क्या होता है, जरा इसको क्लियर कीजिएगा। इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हो, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता हो, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता हो, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता हूं, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता हूं। वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसका ताल्लुक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से हो। एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं। वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसका ताल्लुक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से हो उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसका ताल्लुक वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक से हो, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक से हो, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक से हो, इसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, राइट। देखिए फर्स्ट करें कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने कहा इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये एक्स अलग अलग है ना, अलग अलग है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, बॉडी की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन डिफरेंट क्यों नजर आए। मैं एक और आसान एग्जांपल समझाता हूं। फर्स्ट कीजिए, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने स्टूडेंट से कहा इस बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कीजिए। फिजिकल का मतलब जो नजर आ रहा है कॉपी पे लिखिए। सबने लिखना शुरू किया। जब सबने लिख लिया तो मैंने सबकी कॉपी कलेक्ट की और कलेक्ट करने के बाद आपको पढ़ के मैंने सुनाना शुरू किया। क्या हर एक की कॉपी पर इस बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? आंसर इज नो, गलत। क्यों? ये स्टूडेंट फ्रंट से मुझे देख रहे हैं, इनको राइट साइड लेफ्ट साइड नजर नहीं आ रहा। मैंने इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोला, मतलब वो जो नजर आ रहा हो, तो लिहाजा ये सिर्फ फ्रंट की चीजें जो नजर आ रही हैं वो लिख रहे हैं। ये जो राइट पर बैठे हैं उनको ये हिस्सा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, लिहाजा वो इस साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख सकते हैं। जो इस साइड बैठे हैं वो उनको ये साइड नजर नहीं आ रहा, मतलब हर एक की कॉपी पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी लिखी हुई है। तो आप ऐसे बोलोगे ना, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बॉडी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। यानी एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है, एग्री। लेकिन अब इसको दूसरे एंगल से जरा सोच के देखिए, दूसरे एंगल से जरा सोच के देखिए। मैं इनके लिए भी इसी पोजीशन पर,
इनके लिए भी इसी पोजीशन पर, इनके लिए भी इसी पोजीशन पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इस बॉडी की है, बॉडी एक, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट कैसे हो सकती है? जरा सोचिए। बॉडी की पोजीशन कांस्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बॉडी की, तो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट कैसे हो सकती है? मतलब कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी है, अगर सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा आप सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स सबके लिए सेम हो। लेकिन अगर सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे लिए लिख रहे हैं, यानी वेरिएबल है, तो मैं कहूंगा आप सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपका ताल्लुक है। यानी अगर एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब है कि जिस रेफरेंस के साथ आप स्टडी कर रहे हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर सबके लिए अलग अलग है तो हम कहेंगे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका ताल्लुक है। सॉरी सर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, एक तो ये वर्ड हमने क्लियर कर लिया, अब एक छोटा सा और वर्ड क्लियर करें, थ्योरी। ये एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, थ्योरी। बड़ा कॉमन वर्ड है, बहुत सुना हुआ है। ये थ्योरी होता क्या है? बहुत से सुनिएगा। लाइफ में तीन चीजें हैं ज्यादातर, प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉ, तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन होती है, कॉन्सेप्चुअल। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन हो वो कहलाता है प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि आज के बाद जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल कहलाएगा। एक स्टेटमेंट है, इसकी कोई मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, राइटिंग में कोई प्रूफ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन भी हो, कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन भी हो, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी हो, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं थ्योरी। बस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 100% नहीं होती। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन भी हो, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी हो और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ, राइट। तो हम बात कर रहे थ्योरी की, मतलब कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन है और साथ में मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 100% नहीं है। थ्योरी दो टाइप की होती है। नंबर एक होता है जर्नल थ्योरी, और एक होता है स्पेशल थ्योरी। थ्योरी दो टाइप की है, जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी। जनरल थ्योरी आप किसको बोलोगे? जनरल थ्योरी उन थ्योरीज को बोलोगे जिसका ताल्लुक वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स से हो, जिसका ताल्लुक वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स से हो, और स्पेशल थ्योरी जिसका ताल्लुक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से हो, वो तमाम थ्योरीज जिसका ताल्लुक जनरल वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स से हो, वो जनरल थ्योरीज में।
और जिनका ताल्लुक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से होगा वो स्पेशल थ्योरी में, राइट। अब गौर से सुनिएगा, एक्चुअल में ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम उस पॉइंट को डिस्कस करें जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में शिफ्टिंग क्यों हुई। इसमें मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको। उस एग्जाम्पल में मैंने आपसे को यह बताया, ये एक बॉडी है, मैंने कहा आप इस बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करो, आप इस बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करो। अगर आप अपने व्यू से देखोगे तो इस बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं, आप अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने सोचने का अंदाज बदल दें, अगर आप अपने सोचने का अंदाज बदल दें कि भाई बॉडी एक है, बॉडी की पोजीशन एक है, फिर बॉडी की प्रॉपर्टीज, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट कैसे हो सकती है, जरा सोच के देखें तो बात तो सही है। ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल फिजिक्स में, एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होती थी, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि फिजिक्स पढ़ने का अंदाज ही फिलहाल सही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था कि जब बॉडी एक है, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होनी चाहिए, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो। अगर बॉडी चेंज हो जाए, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकती हैं, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज हो सकती है। तो उस वक्त के जितने भी साइंटिस्ट हैं, इस टाइम की बात हो रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो कॉन्सेप्ट था वो मोटिवेट कर गया कि बात तो सही है कि जब बॉडी एक ही है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, अब ये मार्कर एक ही है, 10 स्टूडेंट्स यहां पर इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखे तो ये कैसे पॉसिबल है। जब बॉडी एक है, इसका फंक्शन एक होना चाहिए, प्रॉपर्टीज एक होनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि आप किसी बॉडी को स्टडी करो तो अपने रेफरेंस से नहीं, बॉडी के रेफरेंस से, अपने नजरिए से नहीं, बॉडी के नजरिए से देखना है। जब बॉडी कांस्टेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे वो मोटिवेट हो गए और एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट, एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। प्रॉब्लम ये जनरेट हुआ कि 200 साल की जो क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होती थी, अब उसका क्या होगा। क्लासिकल फिजिक्स में एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होती थी, तो उसका क्या होगा। तो फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स को बचाने के लिए एक एजम्पशन लिया गया। वो एजम्पशन ये था कि ऑल क्लासिकल फिजिक्स, ऑल न्यूटन एंड मैक्सवेल फिजिक्स will satisfy the concept of modern physics. All classical physics or Newton and Maxwell physics will satisfy the concept of modern physics. इस assumptions के साथ modern physics की इब्तिदा हुई। इस तरह क्लासिकल फिजिक्स को सेव भी किया गया। इस एजम्पशन के बाद एक टीम की सिलेक्शन हुई जिसका हेड गैलीलियन नाम के साइंटिस्ट को बनाया गया और उसकी जिम्मेदारी दी गई कि सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स को नए कॉन्सेप्ट में चेंज कर दो, यानी मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में चेंज कर दो। गैलीलियन की टीम ने तकरीबन 10-12 साल के टाइम में पूरी की पूरी क्लासिकल फिजिक्स को नए कॉन्सेप्ट में चेंज कर दी, जिसे कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपने न्यूटन से रिलेटेड जितने लॉस पढ़े, जितनी थ्योरी पढ़ी,
वो सब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद की शक्ल पढ़ी आपने। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की एक्चुअल शक्ल में सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को पढ़ लेना, तो अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने में कई हफ्ते लगेंगे, और उसके बाद भी 100 में से शायद 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा जिसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट था क्लासिकल फिजिक्स का। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की नई शक्ल आई, तो आप 15-20 मिनट, आधा घंटे में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नए तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप गौर कीजिए, आजकल जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है बॉडी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। एवरीवन सेज यस, बॉडी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक के लिए वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। हम कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट, तो आप कहते हो हाँ भाई बॉडी रेस्ट में है, सबके लिए रेस्ट में है। यानी आज मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये था कि बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक तमाम ऑब्जर्वर के लिए एक ही होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। तो आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की शक्ल पढ़ रहे हैं, राइट? चले, ये तो बात हुई। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में ना स्पीड ऑफ लाइट वो भी हर एक ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होती थी, हर एक के लिए अलग अलग। तो मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा एजम्पशन ये लिया गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वर, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वर। यानी मॉडर्न फिजिक्स की तरह दो एजम्पशन से हुई। नंबर 1, all classical physics, Newton's and Maxwell physics will satisfy the concept of modern physics। मतलब एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए एक ही होगी। दूसरा एजम्पशन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इन दो एजम्पशंस के साथ मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा हुई, जिसका पहला टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर्स में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में अपनी कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।